हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, एचपीएससी में जो पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था, एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग पीजीटी केमिस्ट्री, देखिए इससे पहले मेवात कैडर में वैकेंसी आई थी और मेवात कैडर की जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट 1, वो आपका 9 सितंबर 2023 को हुआ था। 9 सितंबर 2023 को हुआ था। ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 में से 80 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पूछे गए थे। एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम जो वैकेंसी मेवात कैडर के लिए 2023 में आई थी, उसका जो क्वेश्चन पेपर है स्क्रीनिंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जहां पे टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 80 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के थे। तो हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम 1 से लेके 20 पहले 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 वाला, ये क्वेश्चन पेपर भी ऑफिशियल है और जितने भी मैं आंसर आपको बताऊंगा वो फाइनल रिवाइज्ड आंसर की के आंसर होंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी और ये जो एचपी की वैकेंसी आई है एचपीएससी के अंदर, अगर इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है आपको एचपीएससी के ओरिएंटेड, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मिलता है, जितनी भी क्लास है उनकी पीडीएफ और मेंटरशिप, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस कोर्स को आप 3 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। तीनों में कंटेंट सेम है, ओनली ड्यूरेशन यानी कि 3 महीने वाला 3 महीने तक ही वैलिड रहेगा। अगर आपको इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्स तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी रिगार्डिंग दिस कोर्स। ठीक है, तो भाई जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीजीटी की, एचपीएससी पीजीटी की, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ये जो क्वेश्चन आप 1 देख पा रहे हैं ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था एंड इसको मैं 11th-12th लेवल का क्वेश्चन ही बोलूंगा। Which of the following is an intensive property? स्टूडेंट देखिए 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो मास पर डिपेंड करे, मास पर डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे, इंटेंसिव इंटेंसिव में देखिए मैंने ये ट्रिक बताई हुई है स्टूडेंट को कि इंटेंसिव में आईएन आ गया, इंडिपेंडेंट। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट देखिए टेम्परेचर जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है ना। देखिए अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे इस रूम में बैठा हूं, मेरा वेट 80 केजी है फॉर एग्जांपल। अगर मेरा वेट 80 केजी है तो इस कमरे में उतना ही टेम्परेचर है। अगर मेरा वेट 100 केजी हो जाएगा तो इस कमरे के टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट टेम्परेचर जो होता है दैट इज मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। सरफेस टेंशन भी मास पर डिपेंड नहीं करता है, यह भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। विस्कोसिटी है ना, गाढ़ापन, ये भी बेसिकली आपका मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो तीनों आप देख पा रहे हैं, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, दीज आर मास इंडिपेंडेंट। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज। सारी की सारी कैसी होती हैं? यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं स्टूडेंट। अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ये आपको थोड़ा सा मैं बोनस बता रहा हूं चीजें ताकि आगे काम आ जाए। जैसे देखिए मास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है,
एंड वॉल्यूम जो है वो भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है ना, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब डेंसिटी जो होता है दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है? डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आना था दैट इज डी। कहीं पे भी अगर आपको मोलार स्पेसिफिक वर्ड दिखाई दे ना, स्पेसिफिक वर्ड है ना, मोलार, स्पेसिफिक, हीट कैपेसिटी, ऐसे ऐसे चीजें, तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फ्रॉम सॉलिड स्टेट। ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन बोला जा सकता है, लेकिन याद रखने वाला क्वेश्चन है ना। इसमें समझाने का कुछ ज्यादा नहीं होता, ये पूरा समझा के आपको बोला जाता है, ये बात याद रखना। ZnS, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ZnS+2 एंड ZnS-2 इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वुडजाइट। वुडजाइट के अंदर देखिए जो ZnS होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है भाई। जो ZnS है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है जिंक ब्लेंड, एक होता है आपका जिंक ब्लेंड करके इसको बोलते हैं, और दूसरी जो फॉर्म होती है इसकी वो आपका वुडजाइट होती है, वुडजाइट होती है, ठीक है। अब यहां पे ये पाया जाता है आपका लाइक दैट CCP, है ना, इसको आप FCC फॉर्मेट में बोल सकते हैं, है ना। जिंक ब्लेंड में ये FCC फॉर्मेट में पाया जाता है, और वुडजाइट के अंदर ये आपका HCP फॉर्मेट, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। खास बात क्या होती है स्टूडेंट, दोनों के अंदर ही चाहे जिंक ब्लेंड रहा हो, यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखेंगे 4:4 होता है, चाहे यहां पे वुडजाइट हो, यहां पे भी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 4:4 होता है। जिंक ब्लेंड में भी 4:4 होता है, वुडजाइट में भी आपका 4:4 होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये याद रखने वाला था स्टूडेंट, आपको पढ़ाया जाता है ना, और रिवीजन आप प्रॉपर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, स्पेशली ऐसे चीजें जो याद रखनी पड़ती हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी वो आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिटन एज दिस, तो बताइए क्या किसको वॉयलेट करेंगे, कौन से प्रिंसिपल को ये वॉयलेट कर रहे हैं स्टूडेंट। बिल्कुल ये नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ना। कैसे लिखा हुआ भाई, देखो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यहाँ पे, ये आपका 1s हो गया। इसके बाद ये आपका 2s हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसके बाद ये आपका 2p हो जाता है, ये तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो इसका मतलब दिस इज 2p4। कह रहे हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो बताइए ये कौन से रूल को वॉयलेट कर रही है। हुंड्स रूल को ये बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं कर रही है स्टूडेंट, हुंड्स रूल को ये बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं कर रही है, क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, उसके बाद में ही आपका इलेक्ट्रॉन की फिलअप किया गया है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ये वॉयलेट नहीं कर रही है, ये इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ना इसको वॉयलेट कर रही है ना इसको वॉयलेट कर रही है। क्या दोनों को? अरे दोनों को नहीं वॉयलेट करेगी। इसका करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा डी, नन ऑफ द रूल इज वॉयलेटेड। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते टाइम किसी भी रूल का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को ये बात पता होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में भाई कौन सी मेटल पाई जाती है। काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर आएगा मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कल को हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, तो आयरन पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए मायोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, तो आपका आयरन मेटल पाई जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर आपका जो है मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। इजी क्वेश्चन ये आपका था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। द यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट, तो ये भाई सेल कांस्टेंट होता क्या है। देखिए आपको ये पता होगा कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
है ना, या लेंथ एंड एरिया, है ना, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ बाय एरिया। ठीक है, दो जो भी मान लीजिए आपने सेल लगा रखा होगा उनके बीच में कितना उनका स्क्वायर एरिया हो गया एंड लेंथ, उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये होता है। अगर इसको ओपन करते हैं यहां से तो एक हमारे पास टर्म आ जाती है रो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये आ गया भाई हमारे पास। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आप देख पा रहे हैं ना, ये जो आप देख पा रहे हैं एल बाई ए, एल बाई ए, इसी को एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को भी, इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट, रेजिस्टेंट रो इनटू एक्स, इस एक्स को ही आपका बोला जाता है सेल कांस्टेंट, इस एक्स को ही आपका बोला जाता है सेल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट देखो ये एक्स जो है सेल कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होता है, ऊपर होती है आपका लेंथ और नीचे होता है आपका एरिया। तो हम सभी को पता है लेंथ का अगर हम यूनिट लें तो वो सेंटीमीटर होगा और एरिया का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर ही हो, वो मीटर भी हो सकता है। अगर ये टर्मिनोलॉजी 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा तो ऊपर जो यूनिट आएगी सेल कांस्टेंट की, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो जो आपका सेल कांस्टेंट होता है दैट इज एल बाई ए, तो इसलिए उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स या फिर लेंथ इनवर्स। स्टूडेंट जब आपका टेंटेटिव आंसर की आई थी तो इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया था, फिर मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन के बारे में बताया था कि आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो फाइनल आंसर किया है उसमें इसका आंसर करेक्ट आया, दैट इज डी, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का इजी सा क्वेश्चन है। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई देखिए जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, एक इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, तो बच गए कितने, बच गए आपका 6। 6 का मतलब क्या हो गया, 3 लोन पेयर। 6 का मतलब क्या हो गया, 3 लोन पेयर। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे दैट इज sp3d, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3d, 1 2 3, है ना। तो स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, एक आपका होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ना, ज्योमेट्री आपकी इसकी क्या होनी चाहिए, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और एक होती है आपका शेप जो कि निकल के आती है वेसपर से, है ना। तो शेप क्या होगी इसकी, दैट इज लीनियर, दैट इज लीनियर, है ना, क्या होगी शेप इसकी, लीनियर। तो ठीक है, अब आइए इसमें कौन कौन से हैं जो कि आपका इसके साथ स्ट्रक्चरल होंगे। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव का मतलब 8 हो गए, 8 में से 2 की शेयरिंग कर ली है यहां पे, और 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, 3 यहां पे आपका लोन पेयर लगेंगे, 3 आपका यहाँ पे लोन पेयर। स्टूडेंट सेम टू सेम कहानी बन गई, सेम स्टेरिक नंबर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री की बात करोगे TBP, अगर आप शेप की बात करोगे लीनियर, शेप की बात करोगे लीनियर। तो आपसे पूछा था बताइए इनमें से कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल होगा, तो आंसर तो हमारा निकल गया कि ए जो है आपका वही इसका आइसोस्ट्रक्चरल होगा। फिर भी मैं बाकी के भी बना के दिखा देता हूं भाई आपको, है ना। एक आपसे पूछा SbCl3, तो नाइट्रोजन फैमिली में ये आता है ना, एंटीमनी, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की यहां शेयरिंग कर ली और एक इसके पास लग जाएगा यहां पे लोन पेयर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3 और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल और इसकी जो शेप आएगी दैट इज पिरामिडल, दैट इज पिरामिडल। ठीक है, तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये इसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल बनेगा नहीं। BaCl2 की बात करोगे, ये तो भाई आयोनिक कंपाउंड होता है, इसकी आप बना नहीं सकते सही से, वैसे बनाओगे तो लीनियर ही बनेगी, कहीं से भी इसके इक्विवेलेंट नहीं आएगी। TeF ये ऑक्सीजन फैमिली में पाया जाता है भाई, ऑक्सीजन फैमिली में। तो जैसे वाटर होता ना OH2 ना, O या H2O सेम टू सेम वैसी बनेगी, बेंट बनेगी, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका पॉलीमर से पूछा गया था। एक होता है नाइलॉन 6 जिसका मोनोमर होता है कैप्रोलेक्टम, बट दिस इज अ नाइलॉन 6,6। तो ये आपसे पूछ रहे हैं ये किस टाइप का पॉलीमर है। एक तो टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज की गई है, ये एडिशन पॉलीमर है,
ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये एडिशन होमोपॉलीमर है, ये कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर है। देखिए स्टूडेंट, एडिशन में क्या होता है, एक सेम यूनिट आपका रिपीट होती रहेगी, जैसा कि पॉलीथीन में होता है, पॉलीथीन में है ना, इथीन 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 होकर रिपीट होते रहते हैं, तो वो आपका एडिशन पॉलीमर होते हैं, है ना। होमोपॉलीमर का मतलब एक ही टाइप का मोनोमर हो, है ना, एक ही टाइप का मोनोमर हो, तो ये एडिशन वाले। कंडेंसेशन में क्या होता है, दो आके मिलेंगे, ए प्लस बी आके मिलेगा और कुछ ना अमाउंट वहां से बाहर निकलेगा, तो जो ए प्लस बी है, हो सकता है वो ए प्लस ए हो सकता है वो ए प्लस बी हो, मतलब दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो भाई कंडेंसेशन पॉलीमर में ऐसी कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो कंडेंसेशन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर होता है नाइलॉन 66। स्टूडेंट, नाइलॉन 66 के आपको दो मोनोमर देखने, दो मोनोमर से मिलकर बना है। एक आपका होता है एडिपिक एसिड, एक आपका होता है एडिपिक एसिड, और एक आपका यहां पे होता है डाइईन करके, है ना। उन दोनों से मिलकर आपका बनेगा क्या, अभी मैं बताता हूं भाई एग्जैक्ट क्या वो दोनों से मिलकर। तो ये ए टाइप का हो गया, एडिपिक एसिड अलग होता है, और वो जो अमाइन वाला है वो आपका अलग होता है, ए प्लस बी। इसलिए मैंने बोला हेट्रोपॉलीमर, और दो मिलके यहाँ पे कुछ अमाउंट, यहाँ पे मैं पूरी प्रॉपर आपको डेफिनेशन बता देता हूं सबकी, ताकि आपको आगे काम आए। देखिए ये आपका एडिशन पॉलीमर की डेफिनेशन है। These are formed by repeated addition of monomer containing double or triple bond, है ना। तो इसमें होमोपॉलीमर में एक ही टाइप के होंगे, जैसे कि जिसका एग्जांपल है पॉलीथीन। कोपॉलीमर, these are formed by the polymerization of two different monomeric units, जो कि आपका ब्यूना S या ब्यूना N में होता है। बट अब डेफिनेशन देखिए आप कंडेंसेशन पॉलीमर की, these are formed by condensation reaction between two different bifunctional or trifunctional monomeric units with the elimination of small amount of molecules such as this। ये चीजें यहां से बाहर निकलेंगी, और कंडेंसेशन पॉलीमर में ही आपको यहां पे गिवन है नाइलॉन 66। क्या गिवन है, नाइलॉन 66। अब देखो, दिस इज नाइलॉन 66, ये दो से मिलके बनता है। दिस इज योर एडिपिक एसिड, ये आपका एडिपिक एसिड है, और दूसरा होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो इन दोनों से मिलके बना है, इसीलिए इसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं, और ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसको कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर बोला जाता है। इसका क्या क्या यूज होता है भाई, आपका ब्रशेस बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, पैरासूट बनाने में, रोप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है नाइलॉन 66 का। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, नाइलॉन 66 का कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर की कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई, ये आपका, इसको आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, डी ब्लॉक से भी रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, किसमें डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर होगा। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, ये आपका MnO4 नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 है, तो इसके पास D में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें D में 0 इलेक्ट्रॉन है। बट इसके अंदर जो कलर आता है वो आता है, देखो मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सॉरी, मेटल के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके अंदर जो कलर आता है वो आता है LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या आएगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसी प्रकार आप जो डाइक्रोमेट देख पा रहे हैं स्टूडेंट, Cr2O7 2 नेगेटिव, यहां पे आपका जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसका मतलब यहां पे भी D0 है। यहां पे भी आपको जो कलर देखने को मिलता है वो आपका LMCT की वजह से देखने को मिलता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जिंक +2 की, तो जिंक +2 का मतलब होता है ये फुली फिल्ड है, तो इसके अंदर कोई भी आपका ट्रांजिशंस, मतलब अकेले Zn+2 कलरलेस होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो Zn+2 जो होता है वो आपका कलरलेस होता है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसका कोई कलर नहीं होता Zn+2 तो Zn+2 जो होगा आपका वो बेसिकली आपका कलरलेस होता है। अब बात आती है यहाँ पे Fe+3 की, है ना। अब यहाँ पे बात आती है Fe+3 की। अगर आप Fe+3 की बात करोगे तो यहाँ पे D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे D के अंदर इलेक्ट्रॉन होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, तो यहाँ पे बेसिकली आपका DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, और जो कलर आएगा यहाँ पे वो DD ट्रांजिशन की वजह से आपको कलर देखने को मिलेगा, है ना। DD ट्रांजिशन की वजह से आपको कलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा भाई, याद रखने वाला क्वेश्चन है। विच लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस टू कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है वो कौन सा लॉ आपको बताता है? तो स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वही आपका एंट्रोपी के बारे में बताता है ना। वो बताता है कि आपका एंट्रोपी लगातार इंक्रीज करती रहती है ना। तो उसमें भी कंडीशन होती है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाली। लेकिन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है वो सेकंड लॉ से हमें आइडिया पता लगता है। तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं, याद रखने वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद फेरस सल्फेट, है ना। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद मोहर सोल्ट, तो भी सेम आंसर आना था। तो कहने जी कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे KMnO4 और फेरस सल्फेट की टाइट्रेशन करवाने के लिए? तो करेक्ट आंसर आएगा नो इंडिकेटर। कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पे जो आपका KMnO4 होता है वही एज अ सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करेगा। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? डी इज करेक्ट आंसर। तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने थोड़ा सा रेफरेंस भी लिया है। फर्स्ट टाइट्रेशन FeSO4 एंड KMnO4। तो यहां पे इंडिकेटर कौन है? KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। एंड पॉइंट क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, फ्यूचर में ध्यान रखिएगा। एंड पॉइंट जस्ट अपीयरेंस ऑफ परमानेंट लाइट पिंक कलर। तो आपको पिंक कलर देखने को मिल जाता है, यही इसका जो है एंड पॉइंट होता है। पिंक कलर आ जाए तो मतलब वहां पे टाइट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये राजी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये आपका आइसोमेरिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। Which of the following may be separated by ordinary physical methods? स्टूडेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जो है उनको सेपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है ना, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को तो स्पेशली। लेकिन यहां पे आप देखिए जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, है ना। इन जो फिजिकल मेथड होते हैं उनसे हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर बात करें सिस ट्रांस का, आपको आइडिया होगा कि ये वाला जो है ट्रांस है ना। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो डायास्टीरियोमर्स होते हैं एक दूसरे के। तो ये आपका ट्रांस है। तो ट्रांस आप सभी को पता ज्यादा स्टेबलाइज होता है, और सिस जो है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन लेस स्टेबलाइज होता है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर आप देखेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। इस वजह से इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो which of the following may be separated by ordinary physical method? तो करेक्ट आंसर आएगा डायास्टीरियोमर्स, अ पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तो हम इनको फिजिकल मेथड से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सुपर्ब क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते थे और इसका रेफरेंस भी मैं आपको दूंगा। Which compound has the highest melting point? किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? स्टूडेंट आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। क्योंकि अगर मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेगा, अगर मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी आपका इंक्रीज करेगी। अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। बट स्टूडेंट सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा मैनी फैक्टर, इसके अलावा आपका मैनी फैक्टर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर जो इस क्वेश्चन में आपका आंसर चेंज करेगा दैट इज सिमेट्री मेथड, दैट इज सिमेट्री मेथड। तो क्या होगा समझते हैं। देखिए अगर देखा जाए यहां पे कि एक बार नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेते हैं। डेकेन में तो भाई 10 कार्बन हो गए, 10 कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा मोलिकुलर वेट, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। हम ये आंसर लगा सकते थे, लेकिन स्टूडेंट ये इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। यहां पे 10 कार्बन है, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन,
है ना, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 8 है ना। ट्राई मिथाइल पेंटेन यहाँ पे भी 8 है, और नोनेन यहाँ पे आपका 10 है। तो आपको ये लग रहा है कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन स्टूडेंट ये खास बात देखिएगा इस क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2233 है ना, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन जो होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होते हैं। कैसे? पहले मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूं डाटा, क्योंकि डाटा हमेशा करेक्ट होता है स्टूडेंट, डाटा हमेशा करेक्ट होता है। अगर आप देखेंगे ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, और यहां पे देखिए सबसे लास्ट में है 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो 101 डिग्री के करीब होते हैं, है ना। बाकी सभी के देखो ये वैल्यू है, लेकिन इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो 101 डिग्री के करीब होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, ठीक है, काफी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट में देखो एन ऑक्टेन हो गया, 2 मिथाइल। देखो जैसे ही आपने बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो बात आपका एप्लीकेबल होती है कि ब्रांचिंग बढ़ती है, अगर आप ब्रांचिंग ज्यादा करेंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यहां पे पता लग रहा है, देखो ऑक्टेन में भी 8 कार्बन है और 2 मिथाइल हेप्टेन में भी 8 कार्बन है, बट यहां पे ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो गया, ब्रांचिंग बढ़ने से। उसके बाद देखो 2 डाई मिथाइल हेक्सेन, ब्रांचिंग और बढ़ी तो और कम हो गया, है ना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 2233 ट्राई मिथाइल, तो ये 109 डिग्री का हो गया भाई, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर आप ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट पे ब्रांचिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए मैं आपको एक काफी अच्छी बुक है उसका रेफरेंस दिखाता हूं। तो भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक है, फॉरेन राइटर की, उनका रेफरेंस आप देख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ चेन ब्रांचिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स, हम एल्केन्स की ही तो बात कर रहे हैं। The effect of chain branching on melting points of alkane is more difficult to predict, है ना। यानी कि जो आपका ब्रांचिंग से हम ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते, उसको जोड़ नहीं सकते, ज्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। Generally, however, branching that produce highly symmetrical structure, yes, this is very much important point. ये कह रहा अगर ब्रांचिंग से कोई हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाए, अब नॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो अब नॉर्मली हाई होते हैं। तो यहां पे इन्होंने यही एग्जांपल लिखा हुआ, द कंपाउंड 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस के करीब होते हैं, है ना। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ओनली 6 डिग्री हायर देन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका ये होता है। तो ये इसके पीछे रीजन दिया जाता है इसकी हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को। देखो या इसके पास भी तीन मिथाइल लगे हुए हैं, इसके पास काफी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होते हैं, है ना। इसीलिए स्टूडेंट मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक्सेप्शन था, ये पूछा था एग्जामिनर ने, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था बी। क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन करते हैं भाई। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अल्कोहल फिनोल ईथर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये कह रहा जी आपके पास ये आपका 1 2 3 4, ये आपका दिस इज ब्यूटेन 1 ओल या 1 ब्यूटेन ओल। कह रहा जी इसकी रिएक्शन आप बताओ किस किस के साथ करवानी है, या देखते हैं एक बार। ये क्लोरीन यहां पे लग जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट कन्वर्ट, नोट वर्ड यहां पे जरूर आप हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना। Which of the following will not convert 1 butanol into 1 chlorobutane in one step? In one step, ये बात भी यहां पे बोला गया कि in one step, तो कौन इसमें नहीं करेगा? स्टूडेंट SOCl2 इजिली कर देगा भाई। यहाँ पे SOCl2 बिल्कुल, ये आपको रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं। PCl3 भी आपका यहाँ पे करेगा, है ना, एंड HCl भी आपका यहाँ पे करेगा, HCl भी। लेकिन स्टूडेंट CCl4 ऐसा कोई रिएजेंट है ही नहीं, है ना, बल्कि दिस इज नॉन पोलर। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट है ये, तो एज ए सोलवेंट के तौर पे काम करता है। तो ये देखो आपको कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं मिलेगी जहां पे आप अल्कोहल की रिएक्शन CCl4 के साथ करवाएं और वो अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर दें। तो स्टूडेंट डी जो है आपका, डी जो है वो 1 ब्यूटेनॉल को 1 क्लोरोब्यूटेन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। SOCl2 भी कर जाएगा,
PCl3 भी कर जाएगा, HCl भी। ये आपको रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, बड़ी सिंपल है। और देखो एग्जामिनर कोई मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, वो जस्ट ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अभी जब आप पूरा पेपर देख लेंगे आइडिया लग जाएगा कि मैकेनिज्म नहीं पूछे जा रहे, लेकिन मेमोरी बेस्ड चीजें कि क्या रिएजेंट होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या रिएक्टेंट होता है, ये चीजें आपसे जरूर पूछ रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इससे आसान क्या ही पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग अमाइंस इज पिरिडीन, इनमें से कौन सा पिरिडीन होता है। तो स्टूडेंट सी इज योर पिरिडीन, ये आपका पिरिडीन की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है जी, दिस इज पायरोल, ये आपका पायरोल होता है। ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ये भी है, ये चारों हेट्रोसाइक्लिक है। इसका नाम होता है पिरिडीन, इसका नाम होता है पायरोल। अगर आप यहां पे लगा देते हैं ऑक्सीजन, इसका नाम होता है फ्यूरान। अगर आप यहां पे लगा देते हैं सल्फर, इसका नाम होता है थायोफीन, है ना। इसका नाम क्या होता है, फ्यूरान। इसका नाम क्या होता है, थायोफीन। तो दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपसे पूछा था इन अमाइंस में से कौन सा पिरिडीन होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका कार्बोहाइड्रेट से पूछा गया था, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन, इनमें से कौन सा म्यूटा रोटेशन में नहीं जाएगा। स्टूडेंट देखिए, म्यूटा रोटेशन के लिए हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज होना जरूरी है, यानी कि म्यूटा रोटेशन के लिए रिड्यूसिंग शुगर होना जरूरी है। क्या है, अगर कोई भी म्यूटा रोटेशन शो करेगा, म्यूटा रोटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो इक्विलिब्रियम पे अल्फा बीटा फॉर्म होती है, वहां पे आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो चेंज होती रहती है ना। वो क्या चेंज होती रहती है, अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा ऐसे करके। उसके लिए क्या होता है, हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज होनी चाहिए, और वो पाई जाती है रिड्यूसिंग शुगर में, वो पाई जाती है रिड्यूसिंग शुगर में। स्टूडेंट ऑल मोनोसैकेराइड्स, देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, क्या बोल रहा हूं, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ दो भाई, क्या करो, सुक्रोज को छोड़ दो, बाकी सब ऑल मोनो एंड डाइसैकेराइड्स, ऑल मोनो एंड डाइसैकेराइड्स। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स होता है, क्योंकि जब इसको आप वाटर में डालते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब मोनो में क्या होता है ना, ये एक ही ग्लूकोज निकालेंगे, है ना, यूनिट्स देखी जाती है। सुक्रोज जैसे दो से मिलके बना होता है, फ्रक्टोज, ये सब, ये सारी बातें। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर, सारे के सारे कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो वो म्यूटा रोटेशन भी शो करेंगे, वो म्यूटा रोटेशन भी शो करेंगे। अगर आपका सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा भैया, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। विच ट्रांजिशंस आर स्टडी बाय अ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस टाइप के ट्रांजिशंस पढ़े जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं देखो एक आपको पूरी टेबल बनवा देता हूँ, बड़े काम की है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, एंड टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, टाइप ऑफ ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपके यहां पे इसमें अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ट्रांजिशन किस टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं यहां पे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर आपके पास हो रहे हैं, तो वो होते हैं आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। किसमें, यूवी में। और यहां पे कौन सी आपका यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है, यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती है दैट इज यूवी विजिबल, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर यूज होती है, तो वहां पे आपको
वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, और वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अगर आप यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव, वहां पे आपको न्यूक्लियर ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलते हैं, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, है ना, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप यहाँ पे माइक्रोवेव यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, तो वहां पे आपका EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो भाई ये कुछ है आपका। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलते हैं। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा भाई। दिस इज फ्रॉम मेटलर्जी। मेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या फिर एब्सेंस ऑफ एयर। तो स्टूडेंट देखो, एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब O2 नहीं आना चाहिए, यही बात है ना, O2 ना आए। तो देखो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक क्या बनाई हुई है? मोस्टली को ये पता होता है, जब भी जो सल्फाइड्स और होता है, देखो सल्फाइड्स और की क्या की जाती है यहाँ पे, क्योंकि सल्फाइड में क्या आ गया S, यहाँ पे भी S, रोस्टिंग। तो देखो ये रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन एक जैसे प्रोसेस है, बस एक में एब्सेंस ऑफ एयर रखा जाता है और दूसरे में प्रेजेंस ऑफ एयर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन O आ रहा है, ये ट्रिक है जस्ट आपको याद रखने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है ना दूसरे ही लेटर पे, तो इसलिए ये प्रेजेंस में करवाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ O2। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ तो रहा है बट काफी लास्ट में आ रहा है, इसलिए जो कैल्सिनेशन होता है ना, ये जस्ट एक आपको याद रखने के लिए ट्रिक बनाई गई है ना। रोस्टिंग में O पहले आ गया, इसका मतलब O2 की प्रेजेंस में रोस्टिंग होता है, एंड विदाउट O2 या इन द एब्सेंस ऑफ O2 एयर, वो आपका कैल्सिनेशन वो कहलाता है। तो दिस इज फ्रॉम मेटलर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स वाला बच्चा भी इसको सोल्व कर देगा। परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। तो हमें पता है भाई 24 कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है। अगर 18 कैरेट का गोल्ड है तो उसकी प्योरिटी या परसेंटेज कितनी होगी? तो इसको सिंपली आप निकाल लीजिएगा। 6 पे ये 3 पे जाएगा, 6 पे ये 4 पे जाएगा, और ये आपका 25, यानी कि वो जो गोल्ड की परसेंटेज है वहां पे 75% है। कितनी है? 75%। 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है ना, 99.9%। उसके बाद देखो, तो इसको रेफरेंस लेंगे और 18 कैरेट का, इसका मतलब उसमें 75% आपका गोल्ड प्रेजेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था सी। सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, ये आपका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अभी तक जो 18 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो ज्यादातर 11-12 से रिलेट करते हैं, बट ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया जाता है ना, बोर्न स्केयर करके आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, बोर्न मैक्सवेल स्केयर। क्या पढ़ाया जाता है? बोर्न मैक्सवेल स्केयर। उसका ये क्वेश्चन है, उस शानदार ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। बाकी अभी तक जितने क्वेश्चंस थे सारे के सारे आपका 11-12 लेवल के। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। इसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया, एक स्केयर बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक स्केयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रिक होती है स्टूडेंट, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। क्या ट्रिक होती है स्टूडेंट? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। उसके बाद यहां पे होता आपका हे गोड ए यू। देखो स्टूडेंट, ट्रिक क्या है इसके लिए एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, और इसके साथ साथ यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा कि P से V की तरफ एक एरो आएगी ना। ये कलर तो ज्यादा ही कुछ हैवी हो गया भाई। और एक एरो S से T की तरफ आती है, एक एरो आपका S से T की तरफ आती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, जिसको ये पता था वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। सत्य प्रकाश, है ना, ट्रिक अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा भाई। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड ए यू, है ना। ए यू बैंक है भाई, ए यू बैंक है, हे गोड ए यू, है ना भाई। मतलब जो ए यू बैंक में काम करते हैं कर्मचारी, वो बड़े मतलब गोड को कह रहे हैं हे गोड ए यू, बहुत परेशान करके हमें रखा है। सत्य प्रकाश जो है वो ए यू बैंक में काम करता है, और वो एयू बैंक से बड़ा टायर्ड है, बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए वो गोड को कहता है हे यू। आप रिलेट कर सकते हैं जैसे आप इसको रिलेट करना चाहिए।
आइए अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे भाई। देखो इस क्वेश्चन में दो चीजों का यूज किया गया। पहले मैं ऑप्शन फर्स्ट पे चलता हूं, आपसे पूछा था करेक्ट बताइए क्या है। तो यहाँ पे एस और पी, ये देखो ये रहा जी एस और पी। ये पूरा प्रॉपर टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है भाई ग्रेजुएशन के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। एस पी, तो यहाँ पे आप लिख लो एस और यहाँ पे आप लिख लो पी, है ना। यहाँ पे लगाओ ये करली और यहाँ पे लगाओ करली, ठीक है। एस पी लिखा ऐसे, और यहाँ पे आपने कांस्टेंट टी लिखा, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको ध्यान से देखना भाई। देखो पहली बात ये एस और ये पी हो गया। जब ये जो एरो है ना एस से दूर जा रही है, एरो एस से दूर जा रही है, अगर एरो एस से दूर जाए तो पॉजिटिव साइन आएगा। अगर एरो दूर जाए, है ना, तो पॉजिटिव साइन आएगा। अगर एरो पास आए तो नेगेटिव साइन आएगा। कैसा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। देखो एस और पी है, वैसे वी और टी, ये जो नीचे दिख रहा है आपको वी और टी, ऐसे ही आपने क्या किया स्टूडेंट, यहां पे वी बाई टी कर दिया। जैसे यहां एस बाई पी किया था वैसे वी बाई टी इसके पैरेलल है ये, ठीक है। यहां पे भी करली वी करली टी, और यहां पे बी आपने जो रखा दैट इज पी, यहां पे आपने पी को रखा। अब देखिए यहां पे अगर हम वी, यहां पे हमने किसको देखा था? एस को। एस से दूर जा रही थी एरो, इसलिए पॉजिटिव साइन। अगर वी की तरफ एरो आ रही है, अगर वी की तरफ एरो आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव साइन। दिस इज करेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज करेक्ट रिलेशनशिप। तो यहां पे, बट देखो दिस इज नॉट करेक्ट, ये यहां पे करेक्ट नहीं है फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन आना चाहिए था, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन आना चाहिए था, तो इसलिए ये तो इनकरेक्ट हो गया भाई, है ना। इसलिए ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो आइए अब मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं भाई। अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन बना के दिखाता हूं यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आना था, जो कि आया नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा एस और वी, है ना। पता नहीं आपको भाई अब यहाँ पे ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं भाई, मैं कोशिश करता हूं कि इसको तो, एक मिनट सॉरी, इसको उठा के तो यहीं ले आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, शायद मेरी इमेज दिखाई दे रही होगी। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगेन सेम टू सेम वही कंसेप्ट यूज कीजिए। एस वी है, ये राजी आपका एस वी, और ये राजी आपका पी टी। अगेन वो देखिए, तो एस बाई वी किया, ठीक है, एस बाई वी किया, एंड दूसरा आपने किया पी बाई टी, पी बाई टी। यहां पे कर ली, यहां पे कर ली, यहां ये लगाया, ये लगाया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, एस से एरो दूर जा रही है, इसलिए अगेन पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, अगेन पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अब देखो पी से भी दूर जा रही है, पी से भी दूर जा रही है ना, एस से भी दूर जा रही थी पी से। अगर दूर जाएगी एरो तो साइन आएगा पॉजिटिव, साइन आएगा पॉजिटिव। बट यहां पे कैसा साइन दिया है? नेगेटिव। यहां पे कैसा साइन दिया? नेगेटिव। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी था, ये आपका ऑप्शन नंबर बी था। आई बात समझ में? तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, ए भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट। अब आ गए जी सी पे। तो सी वाले के लिए थोड़ा सा और एडवांस में जाना पड़ेगा। यहां पे पहली बात डेल्टा एच की बात की गई है। देखो स्टूडेंट, अगर आप ये डेल्टा एच निकालना चाहते हैं, मतलब एच निकालना चाहते हैं, डी एच निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलता है? देखो बड़ा सिंपल सा है। अगर आप यहां पे देखो, ये कौन हो गया आपका एस, और ये कौन हो गया पी। तो यहां पे लिखो एस, यहां पे लिखो पी, ठीक है। देखो एच किस किस के बीच में आ रहा है? एस और पी के बीच में आ रहा है, एस और पी के बीच में आ रहा है एच, ठीक है। तो यहां पे लिखा एस, यहां पे लिखा पी, यहां पे भी लिखो डीपी, यहां पे लिखो डी एस। अब देखो एस से टी की, एस से एरो जा रही है टी पे, तो यहां पे कर दो टी, और एस से दूर जा रही है इसलिए पॉजिटिव, है ना। स्टूडेंट ये बात समझ में आ रही है ना, एस से दूर जा रही है इसलिए पॉजिटिव लेंगे इसको, एस से दूर जा रही है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। दूसरी बात देखो, ये डीपी है, डीपी से भी दूर जा रही है और वी पे जा रही है, इसलिए ये आपका वी। और ये क्या साइन आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे प्लस का साइन। ये क्या साइन आएगा आपका? प्लस का साइन। तो ये रिलेशन बनाई है मैंने, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि ये कैसे रिलेशन बनाई है। देखो पहली बात, मुझे सी ऑप्शन में ये करली एच दिखा, तो मैंने सोचा भाई एच बनाता हूं पहले, है ना। तो एच बनाने के लिए क्या किया? एच आता है एस और पी, एस और पी के बीच में, तो डी एस डीपी। एस से एरो गई टी पे और दूर गई इसलिए पॉजिटिव, और पी से एरो गई वी पे और दूर गई इसलिए पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको डीपी से, क्योंकि मुझे चाहिए यहां पे करली पी, अगर मैं इसको पी से डिवाइड कर देता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। देखो टी का मतलब कांस्टेंट, इसको आप डिवाइड कीजिए तो क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? ये आपका डी एच, सॉरी
इसका जो पेन है, इसका जो कलर है मैं वो अलग यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये आपको अब देखिए, तो यहां पे हम देख सकते हैं इसको, यहां पे हम देख सकते हैं इसको कि अब देखो, अगर मैं इसको डीपी से डिवाइड कर देता हूं, डी एच डिवाइड बाई डीपी, है ना, तो यहां पे क्या आएगा भाई आपका, टी तो कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ऐसा कैसा, यहां पे क्या आ जाएगा आपका ds बाई डीपी, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, है ना, ds बाई डीपी एट कांस्टेंट, ds बाई डीपी, और प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा v के डीपी किया ना तो ओनली v बचेगा, क्या बचेगा, ओनली v आपका बचेगा। ये आ गया जी, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपका ds बाई डीपी होता है, ds बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ds बाई dt एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू ये होती है। तो क्या मैं इस वाली वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दूं, क्या मैं इस वाली वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दूं, यस बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो डी एच या करली एच बाई करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल आएगा, इसकी जगह आप माइनस वाली वैल्यू पुट कीजिए, माइनस डीपी बाई डी। तो यहां पे क्या आएगा भाई आपका, देखो v प्लस का होगा, v प्लस का है, माइनस क्या आएगा यहां पे करली v अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो टेम्परेचर से, क्योंकि मैंने इस जगह ds बाई जो d या करली s बाई करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है, पुट की यहां पे, तो मेरे पास ये वाली रिलेशन आ गई, मेरे पास ये वाली रिलेशन आ गई। बट स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ये भी करेक्ट नहीं दी हुई यहां पे, सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि यहां पे v माइनस का दिया है और ये सब प्लस का दिया है, आना क्या था, ये माइनस का ये प्लस का, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गई भाई आपका। अब क्या आ गया, अब हमारे पास आंसर तो बच ही गया डी, आंसर जो हमारा आएगा इस क्वेश्चन का, जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं इस डी को भी सोल्व करके दिखाता हूं स्टूडेंट। तो यहां पे डी यू है, क्या है डी यू, तो यू किसके, एस वी डी यू किसके बीच में आता है, देखो मैं अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं भाई सोल्व करके, इसको मैं अब आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं सोल्व करके। तो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक है। और उसके बाद ट्रिक मैंने क्या बताई थी, यहां से यहां एरो होती है, यहां से यहां एरो होती है, यहां पे क्या बताया था, हे गोड ए यू, हे गोड ए यू, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड ए यू। अब देखो यहां पे डी यू है, तो डी यू किसके बीच में आता है, यू आता है एस और वी के बीच में, तो ये आपका एस हो गया डीएस, और ये आपका डीवी हो गया। एस से एरो कहां पे गई, टी पे, और दूर गई तो पॉजिटिव साइन, दूर गई तो पॉजिटिव साइन, है ना। डीवी पे एरो आई है, डीवी पे एरो आई है, कहां से, पी से, है ना, यानी कि वी की तरफ आई है, इसलिए कैसा साइन, नेगेटिव साइन, इसलिए कैसा साइन, नेगेटिव साइन। अब आपको क्या चाहिए था, यहां पे आपको चाहिए डी यू बाई डीवी, क्या चाहिए, डी यू बाई डीवी चाहिए। तो यहां पे देखिए डी यू बाई, तो इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डीवी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डी यू लगा लो आप इसको, तो ये इसको अगर आप डिवाइड करते हैं डीवी से एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर, लो जी ये रहा। अब देखो टी तो ऐसा कैसा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी एस बाई डी वी, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, माइनस यहां पे क्या बचेगा, डीवी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है, तो ओनली पी बचेगा, ओनली पी। अब डीएस बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो डीएस बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, डी करली पी डिवाइड बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो इसकी जगह देखिए अगर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, देखो v की तरफ आ रही है तो इसलिए माइनस टी, टी की जगह अब आपने क्या पुट कर दिया स्टूडेंट, कि यहां पे जो आएगा प्लस का आएगा, पहली बात तो डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और माइनस में क्या आएगा p। तो ये देखो ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, टी डीपी बाई करली पी बाई करली टी वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना, क्योंकि यहां पे देखो v ही आएगा, मैंने v ही लिखा है, और माइनस क्या आ जाएगा p, माइनस क्या आ जाएगा p। तो स्टूडेंट सुपर्ब क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये था, होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा भाई, काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये था, होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19।
तो भाई ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन था। बोर मैक्सवेल स्क्वायर आपको पढ़ाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, उसका ये क्वेश्चन था। होप कि आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका मेन ग्रुप एलिमेंट से पी ब्लॉक से इजी क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड। तो देखिए स्टूडेंट, इसको बनाना बड़ा ही आसान होता है P4O10 को। सबसे पहले आप P4 बना लिया करो। तो P4 कैसा होता है भाई, ये आपका P4 होता है, ये आपका व्हाइट फास्फोरस जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। दिस इज योर, ये आपका P4 होता है। अब देखो इसमें बस सिंपली क्या करो, अगर आपसे बोल देता कि P4O6 बनाओ भाई, पहले P4O6, तो इसी को देखो, इसी को कॉपी कर लेना है ना। एक मिनट रुकिएगा, इसी को कॉपी करो। देखो इसी से मैं आपको बना के दिखाता हूं सब कुछ। तो इसी को शायद यहां से ये डुप्लीकेट बनेगा। यस, तो स्टूडेंट कुछ ज्यादा करने की नीड है नहीं, एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं यहां पे। यस, एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये P4 हो गया था भाई, ये रहा P4। अब देखो पहले अगर P4O6 बनाना है, अगर P4O6 बनाना है तो यहां से इसको हटाओगे, यहां से इसको, मतलब क्या कर, ये देखो मैं पूरे को हटा देता हूं भाई। यानी कि इसमें आपने क्या करना है, देखिए जो P4 है उसमें आप POP, ठीक है, इसी प्रकार POP, इसी प्रकार POP, इसी प्रकार POP, एक POP यहां और एक आपका POP यहां। यह है आपका P4O6। P4O6 अगर आपसे पूछा P4O10 7, अगर आपसे बोलता P4O7 तो डबल बॉन्ड O लगा देते। अगर आपसे बोलता P4O8 एक और डबल बॉन्ड लगा देते। बोलता P4O9 एक और डबल बॉन्ड लगा देते। अगर आपसे बोलता P4O10, क्या बोलता आपसे P4O10, तो ये आपका होता है P4, ये आपका होता है P4O10। और यहां पे आपसे पूछा है नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, तो कितने हैं पीओपी बॉन्ड, 6। कितने हैं 6, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगर आपसे पूछता पीओ बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ 4, अगर पीओ बोलता तो कितने, 1 2 3 4 5 6, काफी याद आते फिर तो, ठीक है। तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगी तो आप इस क्वेश्चन का इजीली करेक्ट आंसर बता पाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दैट इज 6 पीओपी बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ये हमारी पहली क्लास है ना, ये हमारी पहली क्लास है ना, जिसमें हमने पहले 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन याद रखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं, है ना। तो हर टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। एक क्वेश्चन ऐसा था जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का था अभी तक, है ना। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और आपके काफी कुछ कंसेप्ट यहां से क्लियर हुए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ना। और भी बहुत सारी वीडियोस आपको एचपीएससी पीजीटी के लिए देखने को मिलेंगी। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, पढ़रे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करके, है ना, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए एडवांटेज रहेगी। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।